Good morning, friends and students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Today, we will do our most important topic of our English language syntax और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉन्कर्ड अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है कौन सी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी ये पूरा टॉपिक आज हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। नॉट इन दिस ओनली इन दिस वीडियो, केवल इस वीडियो में नहीं, क्योंकि लंबा टॉपिक है तो कुछ वीडियो में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिंटैक्स मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है ये समझेंगे। सिंटैक्स का अर्थ होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको सिंटैक्स कहते हैं। अंग्रेजी में वाक्य संरचना के नियमों को जानना अर्थात वाक्य कैसे बनता है और शुद्ध अंग्रेजी लिखने हेतु आवश्यक है। सिंटैक्स के दो प्रमुख अंग हैं, अर्थात यदि आपको उसका संरचना का नियम को जानना है कि कैसे वाक्य बनता है या फिर शुद्ध अंग्रेजी लिखनी है तो आपको इसको समझना होगा सिंटैक्स को। इसके दो प्रमुख अंग होते हैं। नंबर 1 कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट, या तो ये कह लो भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, और दूसरा है ऑर्डर पोजीशन। तो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट बाय कॉन्कर्ड इज मीन फॉर्मल एग्रीमेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर और टेंसेज बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्य के विभिन्न भागों में सामंजस्य पर्सन, नंबर एवं जेंडर तथा टेंस के अनुसार किन नियमों के अनुसार होता है, इसका अध्ययन ही एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात इसमें साथ में हिंदी बता दी मैंने कि कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है कि अलग जो विभिन्न भाग हैं उनमें सामंजस्य बनाना, चाहे वो पर्सन है, नंबर है, जेंडर है या टेंस है, और वो किन नियमों के आधार पर होता है, यही एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड होता है। फिर है ऑर्डर। वाक्य के विभिन्न भागों को किस क्रम में रखा जाना है, वर्ड ऑर्डर अर्थात पोजीशन इन सेंटेंस की चर्चा हम प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन एटसेट्रा में अलग अलग रूप से विस्तार करेंगे या कर चुके हैं। जिसने आपने वीडियो देखी है तो कर चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो हम समझो कि उस वीडियो में अलग से इसका चर्चा होगी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, एडवर्ब का कहाँ होता है, वो एक ऑर्डर होता है। तो अभी का टॉपिक क्या था, जो मेन सिंटैक्स के दो भाग होते हैं, कॉन्कर्ड और ऑर्डर। तो अभी हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और या इसकी जगह हम कॉन्कर्ड भी कह सकते हैं। एक वाक्य में वर्ब एवं सब्जेक्ट के मध्य एक एग्रीमेंट होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, अर्थात सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार आना चाहिए, उसके नंबर या पर्सन के आधार पर, यही उसका एग्रीमेंट होता है। जैसे वाक्य में आई एम प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। अब सभी वाक्य में वर्ब प्लेइंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ब आर भी आती है, वर्ब में ही मानी जाती है। ऐसे हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ वर्ब में ही मानी जाएगी कॉन्टेक्ट के अंतर्गत, इसको वर्ब ही कहेंगे हम। तो अलग अलग आई चारों वाक्यों में, अर्थात दो में तो चलो सेम है, दे वी में, तो लेकिन बाकी तीन में देखिए तो अलग अलग है, एम है, इज़ है, आर है। क्या है ये सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है कि आई के साथ हमेशा इज़ आती है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ आएगी, प्लूरल है तो आर आएगी, जैसे दे और वी में। वाक्य संख्या ए और सी में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए एम या इज़ सिंगुलर, और वाक्य संख्या बी और डी में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई है। ये तो एक सिंपल सी बात आप सबको पता ही है, फिर भी नोट देखेंगे। वर्ब सिंगुलर या प्लूरल प्रेजेंट टेंस में ही होती है। सभी वर्ब को, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है, जैसे हम भी बात कर रहे हैं, सभी वर्ब को प्लूरल और प्रेजेंट टेंस में ही माना जाता है। जो प्लूरल संख्या है, वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस में एस लगाने में वह सिंगुलर बनती है। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स,
जो टू की फॉर्म होती हैं, इज़, एम, आर और वाज वर, ये वर्ब सिंगुलर में अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग वर्ब में काम आती हैं। जैसे आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ इज़, जबकि प्लूरल में इनका रूप एक सा ही रहता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में आर और पास्ट टेंस में वर। वी आर, यू आर, दे आर, वी वर, यू वर, दे वर। ठीक है। पास्ट में एक साथ रहता है, जैसे प्लूरल वाला है तो प्लूरल का प्लूरल, लेकिन प्रेजेंट में अलग अलग हो जाता है, इज एंड। सेल, विल, शुड, वुड के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है और इनके साथ कभी भी हैज़ लगाने की गलती ना करें। हाँ, ये बिल्कुल है। जो भी मॉडल हैं उनके बाद हमेशा, ये तुमने अगर मॉडल टॉपिक किया है तो हमेशा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैज़ हैव भी वैसे दोनों ही फर्स्ट हैं, लेकिन इनमें से कभी भी हैज़ नहीं लगा सकते, हैव लगेगा। जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है टेंसेज की, विल हैव, शैल हैव। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी, 3 ध्यान देने योग्य, ये हमेशा ध्यान रखें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्सेस रूल्स ऑफ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स। एक्सेप्शन फॉर द रूल। एक्सेप्शन देखेंगे, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। वैसे तो ये है, लेकिन एक्सेप्शन के रूल हैं कुछ। सीधा सा रूल तो यही था कि भी जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, लेकिन जो एक्सेप्शन है वही इसका टॉपिक है। सिंपल रूल से अलग क्या एक्सेप्शन है। रूल नंबर 1, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर वर्ब होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये पूरा पॉइंट नंबर 1 है, जिसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर लेकिन वर्ब आएगी प्लूरल। तो कैसे? इसका पॉइंट नंबर 1 ए, जब वाक्य में कल्पना का भाव या असंभव प्राय शर्त का भाव प्रदर्शित हो, अर्थात कल्पना वाला हो या असंभव शर्त का भाव हो, तो उसमें हम सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, मेरी इच्छा कि काश में प्राइम मिनिस्टर होता। आई विश आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता। वर ही ए किंग, काश वो एक राजा होता। वर सी एन ईगल, काश वो एक बाज होती। शी वुड फ्लाई टू मी, तो उड़कर मेरे पास आ जाती। शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर, उसने ऐसे मुझे आदेश दिया जैसे मेरी माँ हो। एक असंभव सी शर्त है, पहले वाले में कल्पना थी। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड किल हिम, तो मैं उसको मार देता। ये सारी एक किस्म से कल्पना है या फिर असंभव शर्त हैं जो होने वाली नहीं है। ये इफ़ वाली यदि लगा लो, या पहले वाले भी सी ऑर्डर्ड इफ़, ये सारी ऐसे असंभव सी शर्त हैं। तो इन सब वाक्यों में कल्पना का भाव और एक असंभव प्राय शर्त का भाव प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ये कई बार हम कर चुके हैं बहुत सारे वाक्यों में, मॉडल में, वर्ब में। पॉइंट नंबर बी, जब वाक्यों में वर्ब कौन सी आई हो, ब्लेस, सेव, हेल्प, लीव, इनका प्रयोग इच्छा, अभिलाषा यानी डिज़ायर या विश या फिर आशीर्वाद का भाव प्रकट करता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लस, सेव, हेल्प, लाइव की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करता है। जैसे मान ले, होता क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ ऐसे ऐसा आना चाहिए, लेकिन फॉर्म होती है प्लूरल वाली। अगर वो ये वर्ब ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइव, ये वर्ब अगर इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद का भाव प्रकट करें तो, अर्थात ब्लेस, सेव्स, हेल्प्स और लाइव्स की तरह इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे गॉड सेव द क्वीन, भगवान रानी को बचाए। अब इसमें सेव ये एक किस्म से इच्छा कह लो, अभिलाषा कह लो, ये है। तो इसमें गॉड सेव, वैसे तो सिंगुलर है सब्जेक्ट गॉड, सेव्स आना चाहिए रूल के हिसाब से देखें तो बिल्कुल नहीं आएगा। गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। लॉन्ग लिव द किंग, भगवान के राजा की आयु लंबी हो, राजा की आयु लंबी हो, ये आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू विद सन, ये भी आशीर्वाद है कि
भगवान तुम्हें एक पुत्र से नवाजें। तो आशीर्वाद है, अभिलाषा है, इच्छा अगर उसके रूप में है तो ये वर्ब ब्लेस, सेव, हेल्प, लीव ये प्लूरल टाइप वर्ब आएंगे, यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती थी। प्लूरल के साथ क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सिंगुलर हो तो एस एस लगता है, लेकिन इनमें एस एस नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं, लॉन्ग लिव, गॉड सेव, गॉड हेल्प, गॉड ब्लेस। ओके। पॉइंट नंबर सी, जबकि वाक्य में डेयर या नीड का प्रयोग मॉडल की तरह किया जाता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी डेयर या नीड ही रहते हैं, डेयर्स या नीड्स नहीं होते। इसके बारे में विस्तार से मॉडल वर्ब में बताया गया है। बिल्कुल जिसने मॉडल किए हैं, अगर वर्ब के रूप में है और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डेयर्स या नीड्स आएगा, लेकिन मॉडल के रूप में है तो डेयर नॉट, नीड नॉट ऐसे आएगा। इनके साथ कोई भी एस या वगैरह नहीं लगेगा। जैसे ही नीड नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें नीड आया ही के साथ। या सी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल, उसमें तुम्हारा प्रपोजल को अपोज करने का साहस नहीं है। देख लो, सी है, ही है, तब भी एस नहीं लगा है। या नीड ही गो देयर, ये प्रश्नवाचक है, लेकिन यहाँ नीड मॉडल के रूप में है, क्योंकि अगर वर्ब के रूप में होता तो नीड पहले आ ही नहीं सकती। वर्ब कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकती प्रश्नवाचक वाक्य में, वो केवल मॉडल ही आ सकता है, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। या फिर डेयर सी अपोज यू, इसमें भी सेम। वन नीड नॉट राइट एनीथिंग टू हिम, ही डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस। ये सभी मॉडल के रूप में यूज हुए हैं, और मॉडल के रूप में हुए हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी एस एस नहीं लगेगा, यानी प्लूरल टाइप वर्ब लगी है। उपरोक्त वाक्यों में डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल एक्सिलरीज की तरह हुआ है, और जनरली इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में होता है। रूल नंबर 2, यदि वो तो पहले वाला था कि भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब प्लूरल आती है, किन किन सिचुएशन, वो 3 पॉइंट थे। अब रूल नंबर 2 है, यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है। अब यहाँ नाउन अलग अलग है दो, तो माना गया वही प्लूरल हो गई, लेकिन वो एक ही वस्तु के लिए आए हैं या व्यक्ति के लिए आए हैं तो सिंगुलर। जैसे द पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड, कि पोइट और पेंटर मारा गया, अर्थात तो एक ही व्यक्ति था, वो पोइट भी था और पेंटर भी। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज़ ऑन टूर, कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और एडिशनल कलेक्टर है वो टूर पर आया हुआ है, अर्थात वो दोनों पोस्ट एक ही आदमी की हैं। या क्लर्क एंड काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्लर्क और काउंसलर दोनों की मतलब दोनों, इसका मतलब दो नहीं थे, वो क्लर्क और काउंसलर था वो जो मीटिंग में प्रेजेंट था। अर्थात यहाँ इसका मतलब ये है, अगर सिंगुलर वर्ब आई है तो इसका मतलब ये दोनों एक ही आदमी हैं, और अगर प्लूरल आती तो इसका मतलब दो अलग अलग आदमी होते, लेकिन फिर वहाँ पर द लगता, द क्लर्क एंड द काउंसलर, इसका मतलब, लेकिन अब ये एक ही हैं। यहाँ पोइट, पेंटर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडिशनल कलेक्टर एंड क्लर्क और काउंसलर एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये भी ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ ही होता है। ठीक है, नाउन के साथ होता है, प्रोनाउन के साथ नहीं होगा, जैसे द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, द पोइट, द क्लर्क। रूल नंबर 3, जब दो नाउन जो लगभग एक सा भाव और अर्थ रखते हैं का प्रयोग एक दूसरे का महत्व बढ़ाने हेतु किया जाए तो वर्ब सिंगुलर लगती है। भाई नाउन दो हैं लेकिन भाव एक सा है और एक दूसरे का महत्व बढ़ा रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ, अब मेरे जीवन की स्कीम और प्लान है तो दो, लेकिन एक से ही जैसे लगते हैं, स्कीम भी भाई योजना और प्लान भी योजना। डिफर्स दैट फ्रॉम दैट ऑफ योर्स, तुम्हारे से अलग है। अब सिंगुलर वर्ब आए डिफर्स, क्योंकि वो एक जैसे हैं, एक भाव प्रेजेंट कर रहे हैं। हिज अथॉरिटी एंड कमांड इज़ इंडीड ग्रेट, उसकी अथॉरिटी और कमांड इंडीड अर्थात एक ही बात है ये, उसकी अथॉरिटी भी वही बात है, अथॉरिटी माने भी कमांड, हाई अथॉरिटी हाई कमांड, वो बहुत ही बढ़िया है। द बेनिफिट एंड एडवांटेज एक ही बात होती है। फ्रॉम दिस बिजनेस, इस बिजनेस का जो एडवांटेज या बेनिफिट है वो इज़ इनॉर्मस, बहुत बड़ा है।
तो जब दो अलग अलग नाउन आए हों लेकिन भाव एक सा रखते हों और एक दूसरे का महत्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ बताई हैं, इसका महत्व बढ़ा रहे हैं, खाली अथॉरिटी भी कैसे कहते हैं, कमांड भी, लेकिन दोनों बताएं, इसका मतलब महत्व बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 4, जब दो नाउन जो यद्यपि समानार्थक नहीं हैं लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त होते हैं तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है। एक्चुअली ये नाउन एक ही आइडियाज़ को व्यक्त करते हैं, अर्थात सभी एक ही, समानार्थक नहीं है, समान नहीं है, लेकिन एक फ्रेज के रूप में हो जाती हैं। फ्रेज होती हैं, इकट्ठे आते हैं, कभी अलग अलग नहीं होते। फ्रेज का मतलब है शब्द समूह, और तो विचार एक ही आइडिया को, विचार को प्रस्तुत कर रहे हो तो सिंगुलर लगती है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ ए गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर एक अच्छा नाश्ता है। अब ये कभी भी अलग अलग आ जाते हैं लेकिन अलग अलग काम हो, जब वैसे फ्रेज भी होती है ब्रेड एंड बटर, मतलब घी लगी हुई रोटी। स्लो एंड स्टडी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, पेन एंड इंक, ये फ्रेज हैं। पेन एंड इंक का मतलब शाही डला हुआ पेन। स्लो एंड स्टडी, स्थिर और धीमे से, जो सही से काम करे, मतलब ध्यान से, धीरे धीरे और स्टडी होके। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, भाई जल्दी सो जल्दी उठो, ये एक फ्रेज है ये, लेकिन है एक ही। तो ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए गुड हैबिट, पेन एंड पिंक इज नीडेड बाय मी, मेरे द्वारा पेन और इंक जरूरत है, अर्थात मुझे शाही डला हुआ पेन की ज़रूरत है। या स्लो एंड स्टडी हमेशा रेस जीतता है। और जो सुबह जो जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता हुआ एक अच्छी आदत है। ब्रेड एंड बटर एक अच्छा नाश्ता है। अगला पॉइंट, जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन और आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों तो वर्ब सिंगुलर लगती है। ये पॉइंट ध्यान रखें, जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे नो मैन और वुमेन वाज प्रेजेंट देयर, ना तो वहाँ कोई आदमी था ना औरत वहाँ प्रेजेंट थी। अब यहाँ और नो और लगा है, इसका मतलब नाइदर ही है, नाइदर मैन नॉर वुमेन कह सकते थे यहाँ पर, इधर सी लगा। नाइदर ही नॉर शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, इज़ आया क्योंकि नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है। या फिर आइदर और का हो, आइदर सीता और राम वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, या तो भी सीता या राम पार्टी में प्रेजेंट थे। तो आइदर और या नाइदर नॉर वाला वाक्य हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। पॉइंट नंबर 6, जब दो या अधिक नाउन अलग अलग नंबर के हों, अर्थात कोई प्लूरल हो और कोई सिंगुलर हो, तो प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगना चाहिए एवं वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। भाई दो है नाउन, एक नंबर में है, एक प्लूरल सिंगुलर एक प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ब लगेगी, यानी प्लूरल वर्ब। जैसे नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, अब इसमें बहुवचन कौन सा है, टीचर्स, प्लूरल है तो वर्ब आई प्लूरल, वर्ब प्रेजेंट इन द फंक्शन। आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव आया, हैव स्टोलन द वॉच, रमेश और हिज फ्रेंड्स आर बिजी, जैसे पीछे और वाला वाक्य भी था नो और, तो यहाँ पर और आ गया। तो दोनों की दोनों में तीनों वाक्यों में देखेंगे, अगर आइदर और नाइदर नॉर और वाला अगर वाक्य है तो उसमें अगर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट कोई प्लूरल है तो फिर पक्का प्लूरल वर्ब आएगी। दोनों अगर सिंगुलर हैं तो फिर सिंगुलर आएगी। हालांकि दो सिंगुलर जुड़कर प्लूरल हो जाते हैं, पिछले वाले पॉइंट में हमने किया, पॉइंट नंबर 5 में, लेकिन दो जुड़कर भी, जैसे राम एंड श्याम एक एक हैं, दो जुड़ गए तो फिर बहुवचन माने जाएंगे, एंड है तो। लेकिन आइदर और नाइदर नॉर और के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट कोई प्लूरल है तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी। पॉइंट नंबर 7, यदि दो या अधिक सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तथा डिफरेंट पर्सन के लिए आए हों
तो वर्ब अपने पास वाले पर्सन के अनुसार ही लगती है, जो उसके पास हो, यानी वर्ब के नज़दीक जो सा भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। यानी अगर वो अलग अलग पर्सन के लिए आए हैं, डिफरेंट पर्सन के लिए, जैसे आइदर यू और आई, या तो तुम या मैं। अब वर्ब है, अब वर्ब लगानी तो उसके नज़दीक कौन सा होया, आई, तो उसके अनुसार लगेगी एम टू गो देयर, या तो तुम्हें या मुझे वहाँ जाना है। नाइदर ही नॉर यू, यहाँ आर आई क्योंकि यू के अकॉर्डिंग, टू अटेंड देम। यू और रमेश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब यहाँ और वाला वाक्य है, लेकिन इज़ आई क्योंकि रमेश नज़दीक है इसके। ही और आई एम टू गो देयर, ठीक है। अगर आइदर और, नाइदर, नॉर या फिर और, तीनों चीज़ हैं, ये पिछले 2 पॉइंट वैसे ही थे। अगर ये डिफरेंट पर्सन्स के लिए आए हैं तो जो वर्ब के नज़दीक है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 8, जब एक कलेक्टिव नाउन जैसे कि कमेटी, आर्मी, क्राउड, मॉब भीड़ होती है, क्राउड भी, मॉब भीड़ हिंसक होती है, हिंसक भीड़, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, क्रू मतलब मैन मेंबर, स्टाफ, ज्यूरी, फ्लीट, मेजॉरिटी, ये सारे समूह का नाम है, इस तरह से प्रयुक्त होती हैं जैसे एक यूनिट हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है। हाँ, ये बिल्कुल ये सारे एक समूह का नाम है, कमेटी हो, आर्मी हो, क्राउड हो, मॉब हो, सोसाइटी एट्सेट्रा। अगर ये एक ही यूनिट के लिए आई हैं तो फिर पक्का सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन अगर इनकी बटी हुई बात, इनकी ये एक रूप में ना आकर बटे हुए रूप में आई हैं तो फिर प्लूरल लगेगी, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, आर्मी, जूरी, कमेटी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, द पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल। पार्लियामेंट यानी पूरी पार्लियामेंट ने मिलकर पास कर दिया बिल, इसका मतलब वो एक ही है, तो हैज़। द फ्लीट हैज़ रीच द पोर्ट, जो फ्लीट है वो पोर्ट पर पहुँच गई है, यानी पूरी फ्लीट। द मॉब मूव्स टुवार्ड्स पार्लियामेंट, जो हिंसक भीड़ है वो पार्लियामेंट की ओर मुड़ती है। आर्मी वाज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, आर्मी बॉर्डर पर डिप्लॉयड कर दी गई। द असेंबली इज़ इन सेशन नाउ इट इज़, असेंबली के साथ भी इज़। द जूरी हैज़ टेकन इन अनोनिमस डिसीजन, पूरी जूरी ने मिलकर एक डिसीजन लिया है। अर्थात ये एक इकाई को प्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, जबकि ये बहुवचन होते हैं। कमेटी में बहुत सारे आदमी होते हैं, आर्मी में बहुत सारे फौजी होते हैं, क्राउड मॉब में भीड़ होती है बहुत सारे लोगों की, हर एक ये समूह का नाम है, बावजूद इसके सिंगुलर लगेगी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब लेकिन एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे, इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह एक्शन नहीं लेती है बल्कि वाक्य में डिवाइडेड प्रतीत होती है, जैसे मैंने अभी पिछले पॉइंट में डिस्कस करते हुए बताया, या विभिन्न सदस्यों के एक मत नहीं है तो प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। बिल्कुल, जैसे ज्यूरी एक ही निर्णय दिया है तो सिंगुलर वर्ब, ज्यूरी डिवाइड है बटी हुई राय में तो प्लूरल। जैसे द कमेटी एंड आर डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल, कमेटी प्रपोजल पर डिवाइड है तो इसका मतलब बहुवचन। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, ज्यूरी होते हैं जो मतलब कोई भी एक निर्णय लेती है, जैसे कोर्ट में, अपने देश में नहीं होती है, विदेशों में, कई देशों में लागू होती है, ज्यूरी का निर्णय होता है। तो कई सारे अपने यहाँ भी बेंच होती है कई जजों की, लेकिन वहाँ ज्यूरी, तो वो अपनी राय में बटी हुई, इसलिए आर। द ऑडियंस वर गेटिंग बोर्ड, ऑडियंस बोर हो रही थी, अर्थात सारी ऑडियंस नहीं, कुछ ऑडियंस बोर हो रही थी, बटी हुई थी यहाँ पर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट के आगे के जो पॉइंट हैं इस टॉपिक के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा अच्छे से। ये इस टॉपिक की सारी वीडियो बड़े ध्यान से समझे, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक, और आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।